So, hello everybody. In the previous lecture we discussed about cash flow statement theoretical aspect. हमने क्या क्या डिस्कस किया? We discussed that what is cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम किस तरीके से स्टडी करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट आपस में कैसे डिफरेंस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे लिए कैसे यूजफुल है और कौन कौन सी इसकी लिमिटेशंस है. वी डिस्कस्ड ऑल these matters in the previous lecture. Today we will discuss about some more aspects कि how to prepare a cash flow statement. Cash flow statement को prepare किस तरह करते हैं, आज हम इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करें. Let's discuss. So cash flow statement बनाने के लिए हमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ता है. फर्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन वी हैव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, देन वी हैव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में. इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो आइटम्स हैं वो डिफर कर सकती हैं. इंश्योरेंस प्रीमियम्स क्लेम रिसीव्ड एंड इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड क्लेम्स पेड. ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं तो इनका इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ दिखाया जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाया जाएगा. लेकिन एक नॉर्मल अदरवाइज जो नॉन इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस से जुड़े खर्चे या आप किसी भी तरह से इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाया जाएगा. ऐसा ही रियल एस्टेट की अगर हम कंपनी की बात करें तो कैश इनफ्लोज क्या होंगे? रेंट रिसीव्ड जो है वो कैश इनफ्लो होगा और रेंट पेड कैश आउटफ्लो होगा. लेकिन एक नॉर्मल कंपनी में जो रियल एस्टेट से बिलोंग नहीं करती तो हमारे ये जो ट्रीटमेंट्स है वो डिफरेंट हो जाएंगी. Then move to second type of activities, that is cash flow in investing activities. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर हम बात करें तो कैश इनफ्लोज क्या होंगे? कैश इनफ्लोज जनरली क्या रहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में? जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हैं या खरीदते हैं या उससे जुड़ी कोई इनकम आपको मिलती है तो वो सारे के सारे फ्लोज जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो किए जाते हैं. जैसा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो क्या रहेगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया या रेंट रिसीव किया, ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे? कैश इनफ्लोज माने जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में. और आउटफ्लोज क्या होंगे? अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका कैश आउटफ्लो कहलाएगा. देन कम्स थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लोज क्या होंगे? फाइनेंस से जुड़े कोई भी अगर आपके पास इनफ्लो रहता है कैश का, जैसा कि आपने शेयर्स इशू किए, आपने डिबेंचर्स इशू किए, आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, आपने कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या मानी जाएंगी? कैश इनफ्लोज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ऐसा ही कैश आउटफ्लोज क्या होगा? फाइनेंसिंग से जुड़े किसी भी मैटर में अगर आपने कोई पेमेंट की, सच एज आपने लोन को रीपे किया, आपने प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया, आपने अपने खुद के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, आपने डिविडेंड पे किया शेयर्स के ऊपर, आपने इंटरेस्ट पे किया, आपने कोई प्रीमियम पे किया रिडम्पशन पर प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर के, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या मानी जाएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश आउटफ्लो. तो आपको सबसे पहले इन्हीं टर्म्स को समझना जरूरी है कि कौन सी टर्म्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बिलोंग करती हैं, कौन सी टर्म्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बिलोंग कर रही है, कौन सी टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बिलोंग कर रही है और क्या चीजें कैश इनफ्लो मानी जाएंगी और कौन कौन सी आउटफ्लो मानी जाएंगी. अब हम बात करेंगे अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. वन इज डायरेक्ट मेथड एंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड. बेसिकली डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो डायरेक्ट मेथड क्या है? हम नॉर्मली अपनी फर्म में जब ये देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा कहाँ कहाँ से आया, लेस कर देंगे आपने कहाँ पे किया और नॉर्मली आपको क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए हमारे पास दोनों मेथड्स रहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. और नॉर्मली इनडायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जो डेटा गिवन होता है, उसकी हेल्प से हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं मोस्टली. डायरेक्ट मेथड हालांकि
सिंपल मेथड है, लेकिन ये सारा डेटा हमारे पास नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो वेरी फर्स्ट इज कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, चाहे आपने कैश में सेल्स किया चाहे आपने क्रेडिट में सेल्स किया, दोनों से आपको जो पेमेंट मिलेगी, जो कैश आप रिसीव करेंगे अपने कस्टमर से, चाहे कैश में चाहे आपने उधार बेचा तो आपने बाद में रिसीव किया, वो सारा का सारा कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स में काउंट किया जाएगा। आपको लेस क्या करना है, आपको लेस करना है कैश पेड टू सप्लायर्स, जो सप्लायर्स को आपने पे किया। जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, चाहे आपने कैश बेसिस पे खरीदा या आपने लेटर क्रेडिट परचेजेस की लेकिन बाद में सप्लायर्स को पे कर दिया, तो वो टोटल अमाउंट यहाँ लेस कर दिया जाएगा। देन कम्स कैश पेड टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयज जिनको आप सैलरीज और वेजेस दे रहे हैं, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सारा का सारा लेस कर देंगे। यानी कि कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स में से आपको क्या लेस करना है, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड आपके अदर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सच एज कैश पेड टू एम्प्लॉयज। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और यहाँ से आप लेस कर देंगे इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड, एंड देन you will get net cash from operating activities। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, बट डायरेक्ट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमें काफी सारे डेटा रिक्वायर्ड होता है जो नॉर्मली क्वेश्चन में प्रॉपरली सप्लाइड नहीं होता। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।